मार्केट महारथी में आपका खास स्वागत है। सबसे पहले बाजार पर एक नज़र डाल लेते तो बाजार को देखें तो निफ्टी 25,900 के ऊपर मजबूती से अब वापस से आ चुका है। कल भी हमने दौरान देखा था इंट्राडे में 25,900 के ऊपर काफ़ी देर बिताने के बाद आखिर क्लोजिंग 25,900 के ऊपर हुई थी। हालांकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस ज़रूर है 25,900, उस वजह से यहाँ पर बार बार आकर अटकता है। 26,000 इसके बाद एक रेजिस्टेंस है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर वहां पार करता है तो डेफिनेटली बाजार रिकॉर्ड लेवल की तरफ बढ़ेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट मजबूत है और यह वजह है कि बाजार बार बार इन लेवल्स के आसपास आता है। बैंक निफ्टी को देखिए, अभी 200 अंकों की मजबूती दिख रही है। लेकिन चलिए अब मार्केट महारथी सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम सेंटीमेंट्स और ट्रिगर्स के बावजूद बाजार अपनी बढ़त बरकरार नहीं रख पा रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या भारत अमेरिका ट्रेड डील होने के बाद ही तेजी दिखेगी? अर्निंग सीजन भी अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में बाजार की दशा और दिशा क्या बदलने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स या ट्रिगर चाहिए? किन शेयर्स और सेक्टर्स चार्ट के लिहाज से निवेशकों के लिए बेहतर बनेंगे? इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। indiacharts.com के फाउंडर एंड स्ट्रैटेजिस्ट रोहित श्रीवास्तव। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कई बार आपको सुनता हूं, आप हमेशा साइकिल के नजरिए से बाजार को देखते हैं। आपको क्या लगता है ये बुल रन अपने मिड फेज में है या टॉप के करीब है? आप इसे कैसे देखते हैं सर? ये बहुत अच्छा सवाल है। और जब हम लोग बुल रन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये बोलना पड़ेगा कि बुल रन की शुरुआत जो हुई वो है 2020 से। तो अगर मैं 2020 से इसको लेके चलता हूँ, मुझे लग रहा है हम लोग हाफ वे पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे हैं। और ये चीज सुन के कुछ लोग शायद आश्चर्य जताएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इतनी तो तेजी हो चुकी है, मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम लोग आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। और इसका कारण है कि सेंटिमेंट जो है बाजार में, वो काफी हद तक बिगड़ा हुआ है, कई रीजन से, कई जो न्यूज फ्लोज हुए हैं उससे। और जिस तरह का आप सेंटिमेंट हाफवे पॉइंट या फिर टॉप हाफ में देखते हैं, जबकि एडवांस स्टेज का बुल मार्केट होता है, उस तरह का सेंटिमेंट अभी भी हम लोग अक्रॉस द बोर्ड देख नहीं रहे हैं। ये जरूर है कि कई आईपीओज आ रहे हैं, ये भी सच हो सकता है कि कुछ शेयर हैं जिनके वैल्यूएशंस ज्यादा बढ़ चुके हैं। बट फैक्ट ये है कि वैल्यूएशंस के साथ ग्रोथ भी जबरदस्त रहा है, और ग्रोथ कई स्टॉक्स में अभी भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इनफैक्ट कई अभी रिकमेंडेशंस भी जो हम लोग अपने क्लाइंट्स को कर रहे हैं, मैं दोनों चीजों को मैच करता हूँ। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पी रेशियो 100 के ऊपर गई थी, बट ग्रोथ 40-50%, जब सीएजीआर आपका आता है, वो पी रेशियो करेक्टिव फेज में वापस गिर के 5, 50, 60 तक आ जाता है, फिर से वो भाव उसका बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे सेगमेंट्स हैं, ऐसे ऐसे चुनिंदा शेयर हैं। और इसलिए ओवरऑल जो ग्रोथ फैक्टर है, आपको ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो अपनी ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर सकती। तो उसको अगर हम लोग हटा दें और सोचे कि ये ग्रोथ क्या सिर्फ 2-4 साल की बात थी या लंबे दौर की थी, तो मुझे लग रहा है ये लंबे दौर की है। और कई मैक्रो फैक्टर्स भी हमें कहीं ना कहीं साथ देंगे। मैं कई सालों से सोच रहा था कि डॉलर का एक बेयर मार्केट होता है, एक मैक्रो फैक्टर है। जब डॉलर का भाव टिपिकली गिरता है, तो इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा काफी आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का। इस तरह का फेज जो है हमने शुरुआत में थोड़े समय तक देखा कोविड में, फिर वापस डॉलर जो है न्यू हाईज तक निकल गया। तो पूरी तरह से वो चीज प्ले आउट नहीं करी, जबकि तेजी बाजार में आ चुकी है। वो चीज पूरी तरह से प्ले आउट होने का जो मौका है वो सामने दिख रहा है। और ये ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे नॉन यूएस मार्केट्स, जैसे कि यूरोप, ऑलरेडी हम देख रहे हैं यूरोपियन और एशियन मार्केट्स में काफी तेजी देखी जा रही है। तो नॉन यूएस मार्केट्स में पैसा जा रहा है, और वहां पे रिटर्न्स जो हैं वो यूएस मार्केट से भी ज्यादा निकल के आ सकते हैं। अब इसमें आपको कमी सिर्फ भारत की लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यूज फ्लोज थे स्पेसिफिकली ट्रेड डील को लेके, उन्होंने हमारे बाजार को थोड़ा बहुत दबा के रखा है। बट जितने नेगेटिव्स हैं वो मैं कहूँ कि अब्जॉर्ब हो चुके हैं, और समय आ चुका है कि हमारा बाजार जो है वो दुनिया भर के बाजारों को फिर से परफॉर्म करे। और इतने नेगेटिव जब सेंटिमेंट से निकल के वो चीज करेगा, मैं मानता हूँ ये हाफ वे मार्क भी हम लोग पहुंचे नहीं बुल मार्केट में। ये कहीं कहीं आधे रास्ते से कम में ही हम लोग लग गए। और वो पूरा रास्ता अब आगे जाके अगले 2 साल में बनेगा। तो उसकी शुरुआत में ही हम लोग बिल्कुल ही शुरुआत में, अर्ली स्टेज है, लेट स्टेज नहीं है।
और इसमें इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करके कमाने का बहुत बड़ा मौका जो है वो मिलने वाला है और मिल ही रहा है। आई थिंक वर्स्ट जो है वो हमारे पीछे जा चुका है। गुड मॉर्निंग रोहित सर, तृप्ति उपाध्याय ज्वाइनिंग हियर। जिस तरह से आपने बात की कि बुल मार्केट के अब हाफ में हम पहुंच चुके हैं और आधा रास्ता अभी बाकी है, निवेशकों के लिए यहाँ से ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट्स कौन से नज़र आ रहे हैं जहाँ हम बेहतर रिटर्न्स आते हुए देखेंगे? मेटल, बैंकिंग या कोई और सेगमेंट जो आपको पसंद आ रहा है जहाँ अगले 1 से 2 साल में हम अच्छा करता हुआ देख सकते हैं? मैंने कहा कि हाफ वे से भी कम है, बट जरूर काफी बाकी है। और जब सेक्टर्स की बात करते हैं तो इट इज मोर अ टॉप डाउन अप्रोच, और कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो सेक्टर स्पेसिफिक नहीं बट एक बॉटम अप अप्रोच में हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोग उनके वैल्यूएशंस और ग्रोथ दोनों को मैच करने की कोशिश करेंगे। बट फिर भी ये जो कंपनियां हैं वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट से निकल के आ रही हैं, आइदर मेटल्स, पावर, इनसे ही रिलेटेड जो सेगमेंट्स हैं, और फिर जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो से बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। और लास्टली मैं देखूंगा जो फिनटेक या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी काफी हाई ग्रोथ मार्केट्स हैं। ये जरूर है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो है हाई वैल्यूएशन पे लिस्ट हुई, इनके शेयर पिटे भी, बट आगे जाके जो इन लोग ग्रोथ दिखा रहे हैं उसके बेस पे ये सेगमेंट भी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जो मेन सेक्टर्स है उनमें मैं बोलूंगा मेटल्स, आपने बताया मेटल्स है। इस साल का जो नया सेक्टर है जो कि उभर के आ रहा है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स बहुत ही अंडर वैल्यूड हो गया दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ऑल्दो कई स्टॉक्स में हमने ग्रोथ देखा है अर्निंग्स के साइड पे, इनके शेयर जो हैं वो कहीं ना कहीं हुए थे, पिटे हुए थे। और ये इसलिए भी था क्योंकि ग्लोबली बैंकिंग सेक्टर को पैसा अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ओके। यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बहुत बढ़े हुए थे। ओके। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं और मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, आई थिंक ये सब सेगमेंट्स आगे जाके हम लोग को फायदा देंगे। रोहित सर, टीवी है, लिमिटेशंस है, जवाब मैं 2 सवाल एक साथ मैं पूछना चाह रहा हूं। निफ्टी का मूव आप ऊपर की तरफ देखते हैं कि कूल ऑफ जरूरी हो गया है? और दूसरा एक और सवाल मैं ऐड कर देता हूं, बैंकिंग से आपने बैंकिंग फाइनेंशियल बुलिश है, और आईटी से यहाँ कौन आने वाली तिमाहियों में लीडर्स दिख रहा है? कहां से लीडरशिप आ सकती है? नहीं, मैंने आईटी नहीं बोला, मैंने बोला डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आप समझिए आईटी सर्विसेज नहीं है, आईटी सर्विसेज को मैं छूंगा भी नहीं। एक फॉलिंग सेक्टर है, वीक सेक्टर है, और इसमें शॉर्ट टर्म तेजी आ सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मतलब जिस तरह के आपके जैसे जोमेटो, नायका, ये सब हैं, नए भी लिस्ट हो रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में लिस्ट हुए, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये डिजिटल जो ऑनलाइन पूरा एप्लीकेशन जिनका चलता है, ये ग्रोथ सेगमेंट है। अब इसमें सबसे ज्यादा आगे क्या उभर के आएगा आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप्स, हाई ग्रोथ स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स जो है 30 to 40% पर एनम ग्रो हो रहे हैं, ये सेगमेंट्स आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस देंगी। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी और कई अदर मिड कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने पावर या फिर कई मिनरल और माइनिंग सेक्टर्स में स्पेसिफिक काम, इनके अर्निंग्स जो जहां फास्ट ग्रोथ दिखा रहा है वहां पे हम लोग सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस जो है वो देखेंगे। तो शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला फटाफट से, कुछ सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक भी राय आपने दे दी और बताया कि बाजार का मूड किस तरह का लग रहा है। तो ये थे रोहित श्रीवास्तव IndiaCharts.com के, जिन्होंने आपको बाजार पर राय दी है। चलिए मार्केट महारथी को ही समझते हैं। बाकी खबरों के लिए